और अब बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान का कप्तान अचानक इस्लामाबाद से छूमंतर हो गया। इमरान ने वादा किया था वो इस्लामाबाद में धरना देंगे, भीड़ इंतजार करती रही लेकिन इमरान खान नहीं आए। इमरान अकेले इस्लामाबाद से गायब नहीं हुए हैं, उनकी बीवी बुशरा बेगम भी इस्लामाबाद में नहीं है। बुशरा बेगम की दोस्त भी फरार है और पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली हो रहा है, इमरान अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं, इस्लामाबाद के पीएम हाउस में फाइलें जलाई जा रही हैं, कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट किए जा रहे हैं। इमरान के बंगले में क्या क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है। जिस बंगले में इस वक्त जाना मना है, वहां से रिपोर्ट क्या है, देखिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इस्लामाबाद का डी चौक, इमरान को पूरा है खौफ, पाकिस्तान में है शौक। ये इमरान का लेट नाइट शो था, जबरदस्त माहौल बना। सारी साजिशों को कई किलोमीटर लंबा मजमा लगा, विरोधियों को गालियां पड़ी, इमरान के लिए तालियां बजी। लाइव कैमरे पर सब रिकॉर्ड हुआ, जमकर वाह इमरान वाह हुआ। अमेरिका का जो यार है, अगली बाजी बनोगे, शहबाज बनोगे, सरदारी बनोगे, बिलाली बनोगे, बिलाल बनोगे, मरियम बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान तेरे जानसार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मौका ही नहीं है, ये सारे वोट देने इमरान खान को। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान ने कहा था मैं सरप्राइज दूंगा, इमरान खान ने सरप्राइज दिया, रोडों पे रो रहे हैं और हम यहाँ जश्न मनाने के लिए आए। इमरान खान, इमरान खान का पाकिस्तान, ई चौक पर नियाजी का पूरा शो ही फिक्स था, सब कुछ स्टेज से मैनेज था। ये है जागता पाकिस्तान, ये है इमरान खान का पाकिस्तान, ये है कप्तान का पाकिस्तान, ये है इमरान खान का पाकिस्तान। मोबाइल निकले, बत्तियां जली, कप्तान तो नहीं आया मगर अपने फेवर में डायलॉग खूब बुलवाया। हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। हुकूमत गिराने की साजिश हुई, हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए जिन्होंने अचकने सलवाई हुई थी। इस इलेक्शन में जाके सबक सिखाएंगे उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे। गवर्नमेंट को गिराने की जो कोशिश की है, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। इस्लामाबाद में आज फिर F9 पार्क में इशा के बाद एहतजाज होगा। हर रोज एहतजाज होने चाहिए। जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है उसको पैगाम जाए, जो यहाँ उनके गद्दार है उनको पैगाम जाए। 3 महीने में पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, सोच समझ के नजरियाती लोगों को टिकट देंगे। आवाम को बेवकूफ बनाकर नियाजी गया तो कहां गया। इमरान की सीक्रेट लोकेशन क्या थी, कहां छिपा बैठा था कप्तान, किसके साथ मीटिंग कर रहा था, क्या पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जवाब इस वीडियो में है। यही इमरान की सीक्रेट लोकेशन है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बनी गला ही टॉप ट्रेंडिंग है। सामान वजीर आजम हाउस से बनी गाला मुंतकिल होना शुरू हो गया है। क्या है बनी गाला, कहां है बनी गाला? वो जो पैसे हैं इमरान खान साहब ने बनी गाला के एक तहखाने में छुपा लिए हैं। बनी गाला और इमरान का सीक्रेट सच क्या है? इमरान के तहखाने में क्या छुपा है?
अब उसको पता है इमरान खान जा रहा है, ये अब छोड़ के चक्करों में, तो ये बनी गाला छोड़ के भाग गई है। और खान साहब के पास बताया जा रहा है कि बनी गाला में वापस अब उनकी बहनें आ गई हैं, जाहिर है। पाकिस्तान में इतना बनी गाला क्यों हो रहा है? जनाब ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है, उन्हें यही कहा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे, फिर उन्हें कहा गया नहीं, मुलाकात बनी गाला में होगी। बनी गाला में इमरान की हिस्ट्री और वहां की मिस्ट्री क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बनी गाला और वजीर आजम हाउस के दरमियान की मूवमेंट को जाना जाए तो इस सिलसिले में इत्तलात जो आई मीडिया में, उसमें यह कहा गया है कि वजीर आजम हाउस से सामान की बनी गाला मुंतकिली शुरू हो गई है। कुछ तो गड़बड़ है। बनी गाला नाम के लोकेशन में ही इमरान के सारे सीक्रेट्स हैं। आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीनों के ऊपर, आपके मोबाइल फोनों में आपके सामने आने वाला है। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लें, ये 10-15 दिन है, इसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि इमरान खान साहब का असल चेहरा मेरा है क्या। जब तक हम इनको इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे, इमरान खान का असली चेहरा क्या है ये आज आपको पता चलेगा। हमारी जो नस्लें हैं उनसे भी गद्दारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर बनी गाला में इमरान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आज सबकी पोल खोलेगी। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बनी गाला में बना इमरान के आलिशान बंगले में 9 कमरे हैं, जिसमें 6 बेडरूम है, 1 ड्राइंग रूम है, 1 डाइनिंग हॉल है, 1 प्ले रूम है, 1 टेनिस कोर्ट है, 1 स्विमिंग पूल भी है। बंगले का खर्च अनलिमिटेड। उनका 30 लाख रुपए माहाना खर्चा था बनी गाला का, और जिसको बाद में बढ़ाकर 50 लाख रुपए करना पड़ा, और जहांगीर तरीन और दीगर लोग ये खर्चा उठाते थे। इमरान ने बनी गाला के इस बंगले में अपना ऑफिस भी बना रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर के भीतर सीक्रेट मीटिंग्स के लिए खास इंतजाम है। बतौर पीएम इमरान के राज में हर बड़ी से बड़ी मीटिंग यहीं होती थी और इन्हीं बंद कमरों में सीक्रेट डील्स भी होती थी। अभी हम आपके ऑफिस में हैं, जा रहे हैं, और आपकी मीटिंग है गालिबन यहाँ जी पे। मेरी यहाँ, ये मेरा ऑफिस है जी। मेरी यहाँ शाम को दोपहर को मीटिंग्स यहीं होती है। जिस पार्टी के पास अवाम हो उसको क्या जरूरत है फौज या अमेरिका की, और अवाम तो आपके साथ है ही। आपने देखे कब पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी पब्लिकली निकली जो तहरीक इंसाफ की। जी, इनफैक्ट इंटरनेशनल जितने भी लोग रहते हैं इंटरनेशनली पाकिस्तानी, दे केम हियर आपके धरनों के लिए। बहुत से हमारे जानने वाले भी थे और बड़ा माशाल्लाह सक्सेसफुल रहा। विदेशी मेहमान आया तो इमरान से मिलने बनी गाला पहुंच गया। दूसरे देश का डेलीगेशन आया तो उसे भी प्राइम मिनिस्टर हाउस कहकर सीधे बनी गाला पहुंचा दिया जाता था। सालों से यही चलता रहा, मगर बनी गाला के सारे राज अब खुल रहे हैं। उनसे पहले कहा गया कि जनाब आपको जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में आपकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ। उन्होंने टाइयाँ टूइयाँ कस लियाँ, सरीना में वो ठहरे हुए हैं, टाइयाँ टूइयाँ कस के वो जनाब सीधे होकर बह गए कि जनाब होनी बंदा आएगा तो चले जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आज मुलाकात नहीं हो सकती, हम आपके साथ अब कल मुलाकात करें। अगले दिन जनाब वो फिर बैठ गए कि जनाब ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना है, उन्हें यही कहा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुलाकात बनी गाला में होगी। उन्होंने कहा ना सर, हमें आप, बड़ी अजीब सी बात है, हम ऑफिशियल वफ्द आए हुए हैं और आपकी दावत पे आए हुए हैं, तो आप जरा प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारी मुलाकात कराएं। ये मुझे जराए से, सफारती जराए से सारी बातें पता चली हैं। तो उन्हें कहा कि ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस चलते हैं। वो गड्डियां जब आके उन्होंने देख के पीछे जनाब हूटर ला के तो बनी गाला ले गए, वहां पे जाके मुलाकात कराई। यार ये क्या तरीकेकार है, मतलब आप क्या कर रहे हैं यार पाकिस्तान के साथ, मेरी तो समझ में नहीं आता। बनी गाला की सीक्रेट लोकेशन पर नियाजी खान सारे सीक्रेट डील्स किया करता है। आज से नहीं, कई सालों से करता आया है। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, एक को छोड़कर, और वो है इमरान की पूर्व पत्नी रेहम खान। रेहम ने पुराने दिनों को याद करके बनी गाला वाले बंगले का एक ऐसा सच बताया है जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। और वो सच ये है कि इमरान बाहर से आई रकम वाली ब्रीफकेस खोलकर उसमें रखी रकम अपने बंगले के बाथरूम में छिपा कर रखा करते थे। आप भी सुनिए। हमने तो आंखों से देखा है, मैंने तो उस घर में देखा है कि स्मगलरों के घरों में जैसे बॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं कि कैश आता है लेदर के ब्रीफ केसेस में, जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं देखते, हमने तो वैसे देखा है कि पैसा आता है, कैश आता है
तिजोरी पड़ी है बाथरूम में, उसमें लॉक करके रख दिया जाता है। आप वो बनी गाला की बात कर रही हैं? जी जी, बनी गाला की अपने घर की बात नहीं कर रही। तो बनी गाला में वो जो पैसे आए, तो अच्छा मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि आप पीटीआई की फंडिंग के लिए ले रहे हैं, लेकिन देखिए बात ईमान की है कि जो बंदा आपको पैसे भेज रहा है, चाहे वो साउथ अफ्रीका से भेज रहा है, चाहे वो इंग्लैंड से भेज रहा है, वो बनी गाला के दरवाजों के लिए नहीं भेज रहा, वो बनी गाला की कालीनों के लिए नहीं भेज रहा। इमरान के बनी गाला वाले किस्से अब हर मोबाइल तक पहुंचने लगे हैं। पाकिस्तान में बनी गाला वाले बंगले और भ्रष्टाचार का ढोल बजने लगा है। इमरान को पता है काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस से बचा खोचा सामान बनी गाला पहुंचने लगा है और प्राइम मिनिस्टर हाउस में फाइलें जलाई जाने लगी हैं, कॉल रिकॉर्डिंग के सबूत मिटाए जाने लगे हैं। वजीर आजम हाउस से बनी गाला सामान मुंतकिल होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि वजीर आजम इस बात को समझ गए हैं, जान गए हैं, पहचान गए हैं कि अब इतवार उनका लास्ट डे है। इसी वजह से अब उन्हें बहरहाल चूंकि मुंतकिल होना है तो सामान पहले से मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी गैर मामूली बात है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा तवातुर के साथ खबरें आई, ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब ने खिताब किया कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, डटे रहेंगे और बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। उसके बाद से ये खबरें और तवातुर से आना शुरू हो गई कि जनाब इमरान खान साहब ने इतवार के दिन की जो भी रिजल्ट है उसको चूंकि वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपना ये सामान खाली करना शुरू कर दिया है। वजीर आजम हाउस के बारे में मुबश्शिर लुकमान साहब फरमाते हैं या कहते हैं कि सिर्फ सामान ही मुंतकिल नहीं किया जा रहा बल्कि अहम फाइलों को जलाया भी जा रहा है, जबकि कंप्यूटर से भी डाटा को जाया किया जा रहा है और इस डाटा में कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स भी शामिल है जो इमरान खान साहब के कहने पर की गई थी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। यानी इमरान के पीएम बनने की कहानी भी बनी गाला के इसी बंगले से शुरू हुई और अब उनकी विदाई के बाद भी पाकिस्तान की सियासत का पूरा क्लाइमैक्स इसी लोकेशन पर शूट किया जा रहा है और लाइव कमेंट्री ऑल ओवर पाकिस्तान में सुनी जा रही है। जब बात आती है इमरान खान की तो दिल से, दिमाग से, जुबान से, आंखों से न जाने क्यों अंगारे निकलने लगते हैं। कल जो कारे जहल, कल जो आइन शिकनी ऐसे गद्दार आजम ने, जिसे हम वजीर आजम समझे बैठे थे, फरमाई है, उसके बाद अब तक तो इसके साथ वो सब कुछ हो जाना चाहिए था जो करने वाले जनरल मुशर्रफ के साथ करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए। सोमोटो नोटिस लिया था, अब तक अल्लाह का शुक्र है सब टनाटन चल रहा है, कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। अभी हम बात कर लेते हैं बेशर्मी के ब्रांड एम्बेसडर इमरान खान की। इस मर्तबा भी तो आपके कुछ अनमोल रतन, आपके कुछ नैन तारे असम्बली में मौजूद थे। क्या उखाड़ लिया उन्होंने, क्या झक मार लिया इमरान खान साहब आपने। इमरान खान इस वक्त इस मुल्क के लिए नासूर की हैसियत इख्तियार कर गया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान, ये तमाम तर अफराद जिन पर करप्शन के करोड़ों बार इल्जामात लगाए जा चुके हैं, वो तमाम मिलकर के इतने खतरनाक इस वक्त नहीं है जितना अकेला इमरान खान है, जितना अकेला इमरान खान इस मुल्क के लिए खतरा है। जिसने बनी गाला में इमरान की सीक्रेट मीटिंग्स देखी हैं, जितने सबूत इकट्ठा किए हैं, अब वो सारे सबूत एक एक करके बाहर आने लगे हैं। इमरान के इनसाइडर्स ही सारे राज खोलने लगे हैं। खबर तो ये तक है कि बनी गाला की तिलिस्मी दुनिया से इमरान की बेगम यानी बुशरा बीबी भी रफू चक्कर हो गई हैं और रफू चक्कर होने की वजह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बुशरा बीबी जो है वो नाराज हो गई हैं, मामला बहुत संगीन है। अब उन्होंने जो कहा वो ज़रा सुन लीजिएगा और कुछ बातें इसमें से क्या दुरुस्त है वो भी बताती हूँ। इन्होंने कहा कि बुशरा बीबी सख्त नाराज़ है, घर छोड़ के चली गई हैं, इस वक्त अपनी दोस्त के घर हैं। दोस्त के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी फ्रंट लेडी हैं, जैसा फ्रंट मैन होते हैं लोगों के, फ्रंट लेडी हैं। यानी कि फ्रंट लेडी से मतलब ये हुआ कि वो खातून है जो कोई भी गलत काम होते हैं, जिस तरह के लेन देन के मामलात है, प्रॉफिट लेना है, किसी से कुछ खाना है, ऊपर का माल कमाना है, तो उसके लिए एक आगे बंदा रखा होता है ताकि आप खुद ना हो बल्कि वो बंदा वो सारे काम करे। तो उनको उन्होंने, फराह खान को उनकी फ्रंट लेडी का, अच्छा उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जी उनकी फ्रंट लेडी और ये सब कुछ उन्होंने बातें की। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए इमरान नियाजी के साथ होता है क्या। सारे किरदार खुलकर बोलने लगे हैं, नियाजी की पोल खोलने लगे, गद्दारी कर रहे हैं। अजीबोगरीब किस्म के उसमें इमरान खान साहब फंसे हुए। उनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि किसी तरह रायता फैलाओ, मैदान ख़राब करो, ग्राउंड ख़राब करो ताकि मैच ही ना हो सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल
कि अब कुछ ऐसा होगा। शख्स ने इमरान खान जिसको तुम कहते थे तब्दीली, वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर के नहीं दिया, वो कभी किसी गली कूचे में दिखाई नहीं दिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आई? तुम लोग फिर जरदारी डाकू नवाज डाकू, जरदारी डाकू नवाज डाकू, मोरिशियत, अपनी मोरिशियत, अपनी पार्टी की डिक्टेटरशिप पे तुम लोग कभी बोले? कभी तुम्हें एहसास हुआ? शर्म आई? तुम्हारे सारे के सारे तर्जुमान जो मुख्तलिफ स्क्रीनों पर बैठे हुए थे आज हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। तब्दीली के नाम पे अगर उठे थे तो कोई पॉजिटिव तब्दीली लाते ना। फिर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 2 दिन की सुनवाई कर चुका है, अगले कुछ घंटों में फैसले की घड़ी है। इसीलिए इमरान का बीपी अभी से हाई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली होने लगा है। बनी गाला पर इमरान के विरोधियों का टारगेट फिक्स हो चुका है। गोरखनाथ मंदिर में फरसा लेकर अटैक करने वाले मुर्तजा का सबसे नया सीक्रेट सामने आया। एटीएस सोर्सेज से खबर मिली है कि मुर्तजा अब्बासी आईसिस से इंस्पायर्ड था। कहा यह भी जा रहा है कि उसने आईसिस से जुड़ी जगह पर लाखों रुपए चंदा भी दिया था। मुर्तजा से जुड़ी बड़ी जानकारी यह भी सामने आई है कि वो आईसिस के लिए सीरिया जाकर युद्ध करना चाहता था, लेकिन उसे इसका मौका नहीं मिला। सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर मुर्तजा से जुड़ी हर उस लोकेशन पर है जिसका उससे कनेक्शन था। वो जाकिर नाइक का भी फैन था। उसके नेपाल कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आईआईटी का एक इंजीनियर जिहादी बना कैसे? जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। आईआईटी मुंबई का केमिकल इंजीनियर गोरखपुर में कैसे बना जिहादी? मुर्तजा अब्बासी दिन रात अपने लैपटॉप पर क्या देखता था? जहां भी दुश्मन को पाओ आप उनका कत्ल करो। क्या जाकिर नाइक का वीडियो देखकर मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया? जंग के मैदान में यही कहेगा कि डरो मत, अब लड़ो। गोरखनाथ मठ तक मुर्तजा आया। इसके पीछे बगदादी का कौन सा वीडियो? हाथ में फरसा, अटैक से पहले नारा और फिर गोरखनाथ मंदिर में पीएससी वालों पर हमला। ये मुर्तजा अब्बासी कौन है? इसके पीछे कौन है? एक आईआईटी इंजीनियर के दिमाग में इतना जहर कैसे इकट्ठा हुआ कि वो हाथ में फरसा उठाए गोरखनाथ मंदिर तक चला आया? क्या गोरखनाथ के गोरक्ष पीठ में जो कुछ हुआ उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी? सबसे पहले आपको इस मामले से जुड़ी बेहद अहम डिटेल देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी लैपटॉप पर जिहादी वीडियो देखता था। वो आईएसआईएस के तमाम वीडियो अक्सर देखा करता था। उसके लैपटॉप में सीरिया से जुड़े वीडियो भी मिल रहे हैं। एटीएस और एसटीएफ ने जब अहमद मुर्तजा अब्बासी की कुंडली खंगालनी शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। मुर्तजा के लैपटॉप में ऐसे कई वीडियो मिले हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो जाकिर नाइक का फैन है और बेहद कट्टर सोच रखता है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि जिहादी साहित्य, सीरिया से जुड़े लिटरेचर और कट्टर इस्लामिक लेख, इन सब में मुर्तजा अब्बासी का खास इंटरेस्ट है। उसके लैपटॉप में ये सब मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो अक्सर ऐसी चीजें पढ़ता था। ऐसी चीजें पढ़कर, ऐसे ही वीडियो देखकर उसका ब्रेन वॉश हुआ, जिसका नतीजा सबके सामने है। इस तरीके से गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमले का मामला सामने आया है। एटीएस, एसटीएफ सब जांच कर रही है और आतंकी हमला का इनपुट है इसमें। नहीं, ये बहुत गंभीर किस्म की घटना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे वहाँ सुरक्षा में लगे जवान थे उन लोगों ने साहसिक और परिचय देते हुए उन्हें पकड़ लेने का काम किया है और पकड़ने के बाद जिस मंशा से इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया है उसके तथ्य खंगाले जा रहे हैं और जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। बहुत हैरानी की बात नहीं है कि आईआईटी में एडमिशन पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ का लड़का इस तरीके के वीडियोस देख रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक प्रतिभाशाली अगर युवक था तो वो किसके प्रभाव में आकर के इस रास्ते को अपनाया है, वो सारी जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखनाथ मंदिर में जो कुछ हुआ, अहमद मुर्तजा अब्बासी ने जिस तरह फरसा लेकर पुलिस वालों पर हमला बोला, उसके पीछे कोई सनक या पागलपन नहीं था।
यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि ये एक आतंकी घटना थी। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा पहले से ही एटीएस के राडार पर था। हमले के एक दिन पहले एटीएस की टीम उसके घर पर वकील बनकर पहुंची थी, लेकिन उसे ना जाने कैसे इस बात की भनक लग गई और वो नेपाल चला गया था। अब क्या है, यहाँ पे एटीएस वाले बाद में पता चला कि एटीएस के लोग उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। अभी हम लोग को पता नहीं, पहले तो उन्होंने बताया कि भाई हम जो है सिविल कोर्ट से हैं। कहने के बाद एटीएस के आने के बाद ही और डिप्रेशन में आ गया। हाँ, उसका टेंशन में आ गया, जो उसको पता चला नहीं एटीएस से पहले ही, एटीएस तो बहुत बाद में पता चला। मुर्तजा के पिता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने जो कुछ किया वो डिप्रेशन में किया, लेकिन पुलिस इस मामले का टेरर कनेक्शन खंगाल रही है। एटीएस और एसटीएफ मुर्तजा की सारी मूवमेंट देख रही हैं, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री निकाल रही हैं और उन तमाम लोकेशंस पर तहकीकात कर रही हैं जहां मुर्तजा अब्बासी गया या फिर उससे जुड़ी है। आईआईटी मुंबई, जहां पर उसने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, नवी मुंबई, जहां पर वो परिवार के साथ रहा, सिद्धार्थनगर, जहां उसने फरसा खरीदा, नेपाल, जहां वो हमले से ठीक पहले गया था, गोरखपुर, जहां उसने मंदिर में पुलिस वालों पर हमला किया, गाजीपुर, जहां उसकी पहली पत्नी का घर है, और जौनपुर, जहां उसकी दूसरी शादी होनी थी। अहमद मुर्तजा अब्बासी को ब्रेन वॉश किसने किया और कैसे किया, इस सवाल का जवाब तलाश रही यूपी पुलिस के लिए मुंबई एक अहम पड़ाव होगा, क्योंकि इसी मुंबई में आईआईटी के कैंपस में 4 वर्षों तक मुर्तजा ने पढ़ाई की। इस वक्त मैं मुंबई के पवई स्थित आईआईटी बॉम्बे कैंपस परिसर के बाहर। यूपी एटीएस की टीम आईआईटी के अधिकारियों से बहुत जल्द संपर्क करने वाली है। आईआईटी के अधिकारियों ने इंडिया टीवी को बताया कि साल 2010 में मुर्तजा ने यहां पर केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कोर्स में एडमिशन लिया था और 4 वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद साल 2015 में ग्रेजुएशन की डिग्री मुर्तजा को दी गई। यूपी एटीएस के अधिकारी अब यहां पर ये जानना चाहते हैं कि अपने 4 वर्षों की पढ़ाई के दौरान मुर्तजा के दोस्त कौन थे, किन किन के वो संपर्क में रहता था, उसके करीबी दोस्त कौन थे, उसके ऑनलाइन एक्टिविटीज़ क्या होती थी, क्या किसी से वो ऑनलाइन चैट भी करता था। एक शख्स जिसने आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की, 2015 में मुंबई आईआईटी से पास आउट है, देश की 2 बड़ी कंपनियों में नौकरी कर चुका है, वो आतंकी सोच कैसे रख सकता है, ये सोच कर ही लोग हैरान हैं। मुर्तजा को लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करने वाले में जहरीली सोच कैसे आ सकती है, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटिए तो आपके सामने ऐसे कई किरदार आ जाएंगे। ओसामा बिन लादेन, सिविल इंजीनियर, अबू बकर अल बगदादी, पीएचडी होल्डर, ऐमान अल जवाहिरी, सर्जन, मसूद अजहर, शिक्षक, अफजल गुरु, एमबीबीएस, जाकिर मूसा, इंजीनियर, याकूब मेमन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसे तमाम आतंकी हैं जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतने ही खूंखार और खतरनाक साबित हुए। लेकिन आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले मुर्तजा में कट्टर जिहादी सोच कैसे पनपी, इसके लिए मुर्तजा की पूरी कुंडली निकाली जा रही है। गोरखनाथ मंदिर हमले में आरोपी मुर्तजा अब्बासी का मुंबई कनेक्शन भी है। मुंबई के आईआईटी से उसने पढ़ाई की, वहीं नवी मुंबई यानी कि मुंबई से जो सटा हुआ इलाका है वहां वो रहा करता था। ताज हाइट्स बिल्डिंग जो है यहाँ अभी भी मुर्तजा अब्बासी का फ्लैट है, यानी कि मुर्तजा अब्बासी के जो पिता है मुनीर अब्बासी, उनका फ्लैट है। और 4 रोज़ पहले ही मुर्तज़ा के फादर जो है वो यहाँ पर आके गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ फ़िलहाल उनके फ्लैट में किराएदार रहा करता था, जो कि 4 दिन पहले छोड़ के गया था और इस फ्लैट को भी बेचने की बात चल रही थी। दूसरी एक प्रॉपर्टी जो कि मिलेनियम टावर में यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है, ये सीवुड का इलाका है, वहीं सानपाड़ा इलाके में 2013 में एक और दूसरी प्रॉपर्टी थी, वो बेची गई थी। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ताज हाइट्स में, वो नवी मुंबई पुलिस की है। नवी मुंबई पुलिस मौके पर है और वो फिलहाल पूछताछ कर रही है। जो इस सोसाइटी में लोग मौजूद हैं उनसे जानकारी जो है वो हासिल की जा रही है। सर, आप लोगों ने भी तफ्तीश की है, क्या पता चल पाया है? क्या इस तरीके का जो हरकत उसने वहाँ पे की है, हमला करने की कोशिश की है, क्या यहाँ पे सोसाइटी मेंबर से पूछताछ में कुछ ऐसा पता चल पाया कि कुछ इस मिजाज का वो आदमी था, इस तरीके से रेडिकलाइज था? नहीं, अभी वो रेडिकलाइज कैसे हुआ अभी वो यूपी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। यहाँ पर था वो खाली नमाज वगैरह के लिए नीचे आया कभी, तो लोगों को दिखता था, लेकिन वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता था। ऐसे हम लोग जानकारी मिल रही है यहाँ पर।
यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीमें मुर्तजा से जुड़ा हर सच तलाश रही हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि मुर्तजा अय्यासी आईएसआईएस को अपना आदर्श मानता था। उसने आईएसआईएस से जुड़ी जगहों पर लाखों रुपए चंदा भी दिया। वो आईएसआईएस के लिए सीरिया जाकर युद्ध तक करना चाहता था, लेकिन उसे इसका मौका नहीं मिला और वो इसे लेकर दुखी भी है। मुंबई में मुर्तजा और उसकी फैमिली को जानने पहचानने वाले क्या कहते हैं, वो सुनिए। जो हरकत मुर्तजा ने की है गोरखनाथ मंदिर में, ना वो इधर नमाज को नहीं आता था, वो उधर साहब वो दिमाग का ये है पहले से ऐसा है, रेडिकलाइज था वो। हाँ, पहले से ऐसा, वो अपने में रहता था, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था वो। आपको लगता है कि उसके अंदर वो धार्मिक कट्टरता ज्यादा थी? ऐसा कुछ नहीं, वो पता नहीं अभी क्या हो गया उसको, मगर ऐसा कुछ नहीं, वो दिमाग में अपने दिमाग में इसमें रहता था वो। इधर लोगों से ज्यादा मेल मिलाप नहीं, किसी से इसका दोस्त भी कोई भी नहीं इधर। कुछ इस तरीके की बातें उनके बेटे के बारे में आपने सुनी थी या बातचीत में कुछ पता चला था कि इस तरीके से रेडिकलाइज है, किस तरीके से हमला मंदिर पे जाके करेगा? नहीं, कभी नहीं, हमें तो कुछ पता भी नहीं। मुर्तजा ने जो कुछ किया और वो क्या कुछ करने वाला था, एटीएस के राडार में उसकी तमाम एक्टिविटीज हैं। लेकिन ये मामला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उसने जिस मंदिर को चुना वो गोरक्ष पीठ है। पूर्वांचल के इस मठ की खास अहमियत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सीधा कनेक्शन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से है। योगी जब भी गोरखपुर में होते हैं तो यहीं ठहरते हैं। गोरखनाथ मंदिर में जो कुछ हुआ उसके बाद यहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आम दिनों में जितनी पुलिस यहां नजर आती है, आज उससे ज्यादा पुलिस नजर आई। योगी आदित्यनाथ जब यहां नहीं होते तब भी कड़ी सुरक्षा रहती है और योगी के पहुंचते ही गोरखनाथ मंदिर करीब करीब छावनी बन जाता है। अब दिल्ली में 3 नहीं 1 मेयर होगा। आज राज्यसभा ने एमसीडी संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पास कर दिया। लोकसभा से यह बिल पहले ही पास हो चुका है। राज्यसभा से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। अब दिल्ली में 3 नगर निगम हैं, लेकिन अब सिर्फ 1 नगर निगम होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सियासी फायदे के लिए आनन फानन में दिल्ली को 3 हिस्से में बांट दिया था। वर्तमान की केजरीवाल सरकार नगर निगम के साथ सौतेला व्यवहार करती है। अमित शाह ने यह भी कहा कि एमसीडी संशोधन बिल संघीय ढांचे पर आघात नहीं करता है और दिल्ली नगर निगम में अब 250 सीट होंगी और इसके चुनाव समय से होंगे। चुनाव के समय से हमें ना अभी डरने की जरूरत है, ना 6 महीने के बाद डरने की जरूरत है। मगर 6 महीने के बाद जिन लोगों को डर लग रहा है उनको चुनाव का हवा लग रहा है मन में। और हमारी देश में बहुत सारी सरकारें हैं, बहुत सारी जगह पे अलग पार्टी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। कभी हमने दोहरा व्यवहार नहीं किया। कांग्रेस के शासन में बहुत सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारी भी है, कहीं हमारे पास आज तक दोहरा व्यवहार नहीं हुआ। ये पहली बार दिल्ली में सौतेले मां जैसा व्यवहार करने की परंपरा हुई है। दिल्ली की जनता इसको अच्छे से जानती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की है। पिछले 7 दिनों में यह दूसरा मौका है जब भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री हॉटलाइन पर जुड़े हैं। इसी बीच दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है कि रूस ने पाकिस्तान के साथ सारे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस सस्पेंड कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की थी। एक लाइन में कहें तो विश्व युद्ध कैसे टाला जाए, इसे लेकर दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ नेटो और ईयू के देश लगातार रूस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। उन्हें भारत का रुख खटक रहा है। सच तो यह है कि पश्चिम के देशों की रूस को लेकर पॉलिसी डबल स्टैंडर्ड वाली है। वो भारत को नसीहत देते हैं लेकिन खुद रूस पर डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों, इस खास रिपोर्ट से समझिए। Украинцам, не русским, не все. युद्ध क्या होता है, विनाश क्या होता है, विध्वंस क्या होता है, तबाही क्या होती है, चीखें होती हैं, Я хочу жить. Все хотят жить. मातम होता है और आखिर में मरघट का सन्नाटा होता है। युद्ध ये होता है। रूस यूक्रेन युद्ध के 41वें दिन की एक एक तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी। कलेजा फट जाएगा,
रूह कांप जाएगी। यकीनन ये देखने के लिए बड़ा कलेजा होना चाहिए, क्योंकि हर एक तस्वीर बता रही है कि रूस के सैनिकों ने कैसे बुचा में बर्बरता की हदों को पार कर दिया। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ करिए। मैं बोल रही हूँ, एक यूक्रेनियन महिला, 2 बच्चों की माँ और एक पोते की दादी। मैं दुनिया की सभी माँओं और बीवियों से शांति बनाने की अपील करती हूँ, ताकि कोई भी इस गम से न गुजरे जिससे हम गुजर रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन के लोग हों या रूस के। मैं चाहती हूँ सब जिंदा रहें, सब जिंदा रहना चाहते हैं। बुचा में क्या हुआ है? जो मंजर दिख रहा है उससे तो लग रहा है कि बुचा में बहुत ज्यादा हुआ है। टॉर्चर चैम्बर मिला है, सड़क पर लाशें मिली हैं, खुले कब्रिस्तान मिले हैं। बुचा में नरसंहार हुआ है। एक साथ 410 से ज्यादा लाशें मिली हैं। अब इन लाशों को दफनाने के लिए 45 फीट लंबी कब्र कीव में खोदी गई है। रूसियों पर इल्जाम लगा है रूस के इस कदम से लोग मर रहे हैं। बहुत सारे लोग मारे गए जो कार के जरिए शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग बम धमाके में मारे गए और बहुत से लोग गोली लगने के कारण सड़क पर मरे पड़े थे। शवगृह भी भर चुके हैं। लोग शवों को कब्रिस्तान तक भी पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लोग शांति से शवगृह की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया। बहुत सारे लोग जिन्हें मारा गया है, उनके शवों को उनके घर के आंगन में ही दबा दिया गया। कौन जाने कहां दबाया गया है, क्योंकि अब उन्हें वापस लाना नामुमकिन है। इन लोगों को मारने से पहले ऐसी बेरहमी हुई है, उसे जानकर कोई भी सिहर उठेगा। सिर्फ सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि नरसंहार में ज्यादातर लाशों के हाथ बंधे हुए थे और उनके माथे पर गोली मारी गई थी। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, you saw what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. बाइडन ने फिर पुतिन को वॉर क्रिमिनल कह दिया, मगर खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका, उसके सहयोगी नाटो देश खुद हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्या यूरोपियन देशों को ये समझाने के लिए कि रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बनाना चाहिए, हमारे लाखों लोगों को इस तरह पीड़ा में मरना जरूरी था? ये मेरा दिल तोड़ देता है, क्योंकि अभी हम विश्व के सभी नेताओं के बयान सुन रहे हैं जो बहुत पहले दिए गए होंगे, जब सब कुछ पहले से ही पूरी तरह से स्पष्ट था। पश्चिम के देश रूस और यूक्रेन युद्ध का तमाशा देख रहे हैं, दूसरों को अपना पक्ष तय करने की नसीहत दे रहे हैं, भूल जाते हैं कि जो तटस्थ है वक्त लिखेगा उनका भी इतिहास। What's happening in Bucha is outrageous, and everyone's seen it. Up to Allah. No, I think it is a war crime. What are you going to do about it, sir? Are you going to do more sanctions on Russia? I'm seeking more sanctions. Yes, I'll have time to announce that to you. जो देश रूस और यूक्रेन युद्ध में अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, उन्हें भी इस युद्ध से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए है कि पश्चिम के ये सारे देश रूस पर जबरदस्त तरीके से डिपेंडेंट हैं, और ये निर्भरता ऐसी है कि रूस के साथ अगर पूरा संबंध खत्म कर लिया तो पूरे यूरोप में कोयला, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम गैस का संकट पड़ जाएगा। और यही वजह है कि रूस यूक्रेन वॉर पर ईयू, नाटो के देश ऊपर से रूस पर सैंक्शन की बात कर रहे हैं और अंदर ही अंदर रूस से गैस और ऑयल भी खरीद रहे हैं। और ऐसे में ये देश किस मुंह से भारत को रूस के साथ ऑयल व्यापार नहीं करने पर नसीहत देते हैं? अब आपको और भी डिटेल में पश्चिमी देशों के दोहरे चरित्र को समझाते हैं। दरअसल सच्चाई तो यह है कि रूस की आधा से ज्यादा आमदनी का स्रोत यूरोप ही है। रूस की कुल आमदनी का 53% हिस्सा तेल बेचने से आता है। रूस की आमदनी का 13% हिस्सा गैस बेचने से आता है। रूस को होने वाली आमदनी का 55% हिस्सा यूरोप से मिलता है।
सीधे शब्दों में समझा जाए तो रूस यूरोप का पावर हाउस है, रूस यूरोप का गैस हाउस है। रूस पर यूरोप की डिपेंडेंसी 40% तक है। रूस और यूरोप का ये मैप किसी नदी का नहीं है। रूस से निकलकर यूरोप के चप्पे चप्पे तक पहुंचने वाली ये गैस और तेल की पाइपलाइन है। समझ सकते हैं कि यूरोप में कैसे रूस के गैस और कच्चे तेल का फ्लो है। ब्राउन कलर वाला फ्लो रूस के कच्चे तेल की पाइपलाइन का है और ग्रीन कलर में रूस के गैस की पाइपलाइन दिख रही है। गैस के लिए यूरोप की 40% निर्भरता रूस पर है। कच्चे तेल के लिए यूरोप 25% तक रूस पर निर्भर है। यूरोप के बड़े बड़े शक्तिशाली देश तेल और गैस के लिए पुतिन पर डिपेंडेंट हैं। तेल और गैस से ही रूस की वॉर मशीन को ईंधन मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध में यूरोप के खिलाफ तेल और गैस पुतिन का सबसे बड़ा हथियार है। यूरोप के देश इसलिए पुतिन के खिलाफ खोलकर मैदान में नहीं आ रहे। जर्मनी की गैस जरूरतों का 49% हिस्सा रूस से आता है। इटली अपनी गैस जरूरतों का 46% गैस रूस से मंगाता है। पोलैंड अपनी जरूरत का 40% गैस रूस से खरीदता है। फ्रांस में 24% गैस की सप्लाई रूस से होती है। बुल्गारिया अपनी जरूरत का 77% गैस रूस से लेता है। सिर्फ बड़े ही नहीं, यूरोप के छोटे देश तो पूरी तरह रूस पर ही डिपेंडेंट है। नॉर्थ मकदूनिया 100%, बोस्निया हर्जेगोविना 100%, मोल्डोवा 100%, फिनलैंड 94% और लातविया 93% तक गैस के लिए रूस पर निर्भर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।